शुरुआत होगी अकबर की। कल हुमायूं, बाबर और शेरशाह वगैरह थोड़ा बहुत हो गया ना। चलिए तो डालिए हेडिंग अकबर। अकबर महान 1605 से 1556 से 1605, 1556 से 1605। पंद्रह सौ छप्पन से 1605। मना कर रहा हूं फिर मुंह पे हाथ। बात तेरे अकेले की थोड़ी ना है, बात यह है कि मेरे कानों में किसकी आवाज पहुंच रही है। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि सब बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा फिर? चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल, अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भाई। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और हुमायूं ने काबुल कंधार वाला इलाका भारत से भागने के बाद जीत लिया, तो अकबर को सबसे पहले जो सूबेदारी दी गई, सबसे पहले सूबेदारी अकबर को कहां की मिली? तो गजनी की सूबेदारी दी गई। सूबेदार समझ गए ना, एक प्रांत का एक तरह से कमांडर बना देना। तो अकबर को सबसे पहले गजनी की सूबेदारी दी गई। किसकी सूबेदारी दी गई? गजनी की। सबसे पहले सूबेदार बनाया गया अकबर को गजनी का। गजनी अफगानिस्तान का इलाका है। दूसरी बात, अकबर क्योंकि बच्चा था तो अकबर का संरक्षक जो बनाया गया, प्रोटेक्टर, संरक्षक बनाए गए बैरम खान। तो अकबर के संरक्षक बैरम खान थे। अकबर के संरक्षक कौन है? बैरम खान। अकबर के संरक्षक बैरम खान है, पक्का? बैरम खान को अकबर जो है वो क्या कह के पुकारता था? खान बाबा, खान बाबा। और गौर से सुनो, बैरम खान को ही अकबर ने उपाधि दी थी खाने खाना। बैरम खान को अकबर ने जो उपाधि दी थी वो बैरम खान को ही कहा गया था खान ए खाना, खाने। तो खाने खाना यानी खान बाबा किसको कह के पुकारा जाता था? बैरम खान को। खाने खाना की उपाधि किसको दी गई? बैरम खान को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और वो कहता था इनको खान बाबा या खान ए खाना। ठीक है जी। कल हमने ये समझा कि जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय दिल्ली में आदिल शाह सूर, दिल्ली वाले इलाके पर आदिल शाह सूर का एक सेनापति हेमू दिल्ली पर कब्जा करके बैठ गया, हेमचंद्र। और हेमचंद्र दिल्ली पर कब्जा करने वाला मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू था जिसने दिल्ली पर लगभग 3 से 4 महीने शासन करा, अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए और अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से घोषित करवाया। उसके बाद उधर से कौन आ रही है? बैरम खान और अकबर की सेना पंजाब से। इधर दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है? हेमू। और इसको क्या लेनी है? दिल्ली। तो दोनों के बीच होता है 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड।
पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध की तरफ से कौन लड़ रहा है? अकबर की तरफ से अकबर नहीं लड़ रहा है, क्योंकि अकबर तो बच्चा है, वो तो युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर है। तो ये लड़ रहा है बैरम खान। तो अकबर की तरफ से लड़ रहा है बैरम खान, और दूसरी तरफ युद्ध में है हेमू। हेमू या हेमराज, हेमू या हेमराज, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई? हेमू की सेना अकबर के मुकाबले बहुत बड़ी थी। हेमू ताकतवर भी था, और मैंने कहा अपने जीवन के 22 युद्ध में से एक भी युद्ध नहीं हारा था। और जिस समय हेमू जीतने वाला था, बिल्कुल आखिरी मुगल सेना भागने वाली थी, उसी समय एक तीर हेमू की आंख में आके लग गया। या ये कहो कि अकबर की और बैरम खान की स्ट्रेटजी थी कि अगर हेमू की सेना को हराना है, तो ये लोग जानते थे सेना को मारने से कुछ नहीं होगा, राजा को मारो, या राजा को किसी भी तरीके से उसके हाथी से नीचे गिरा दो। हाथी पे बैठ के लड़ते थे उस समय। तो उन्होंने एक टोली ऐसी तैयार करी कि जो छुप के चारों तरफ से जाएगी अंदर से निकलते हुए, और उसे सीधा निशाना साधना है हेमू के ऊपर। अब बॉडी जो है पूरी की पूरी कवर होती थी लोहे के एक तरह से वस्त्र से, सर भी ढका होता था और ये चेस्ट भी ढकी होती थी, सब कुछ। तो आप कहीं भी अटैक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तीर वीर से कुछ नहीं है। अब उस समय AK-47 तो है नहीं, तो उनको मारना होता था तीर या ऐसा कुछ। तो उन्होंने ऐसे धनुर्धारी तैयार करे थे जिन्हें निशाना युद्ध क्षेत्र में हाथी के ऊपर हेमू की आना था, कि अगर हेमू की आंख पे तीर लग गया तो पक्का वो नीचे गिरेगा। और यही कारगर रणनीति हुई। जिस समय हारने वाला था ना अकबर, बिल्कुल मतलब कहो आप 1-2 घंटे का ही समय बचा होगा, उसी समय जो उसके धनुर्धारी गए, उन्होंने कामयाबी हासिल करी और हेमू की आंख पे तीर मार दिया। आंख पे तीर लगते ही हेमू की वो नीचे गिर गया हाथी से, और हाथी से नीचे गिरते ही क्या भगदड़ मची कि हेमू मारा गया। हेमू मारा गया, इसी आधार पर उसकी सेना भाग हुई। और जबकि को बाद में युद्ध के बाद में पकड़ के उसकी गर्दन काटी थी बैरम खान ने अकबर के सामने। तो हेमू मारा जाता है और पानीपत का युद्ध कौन जीत लेता है? दूसरा, बैरम खान। तो बैरम खान इस युद्ध में विजयी होता है, और दिल्ली का सिंहासन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मिल जाता है अकबर को। दिल्ली और आगरा का सिंहासन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मिल जाता है अकबर को। किसको मिल जाता है? अकबर को मिल जाता है पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद किसको मिल जाता है भाई? अकबर को मिल जाता है। अब अकबर के जीवन की घटनाओं को अगर एक क्रम में पढ़ा जाए तो ये आपके लिए सबसे आसान होगा। अकबर के जीवन की घटनाओं को यदि एक क्रम में पढ़ा जाए तो सबसे आसानी की बात होगी। तो हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि 1526 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ, और इसमें अकबर जीत गया। बैरम खान उसकी तरफ से लड़ने गया और जीता। अब हुआ ये कि अकबर जिस समय कालानौर में गद्दी पे बिठाया गया था ईंटों के सिंहासन पे 13 साल, तो 13 साल का ही वो यहाँ पे जब दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया तो वो बादशाह बना। अब 13-14 साल का बच्चा जो मात्र 14 इयर्स का है, क्या वो शासन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हुमायूं की डेथ हो चुकी थी, बैरम खान उसका संरक्षक था, और अकबर को बैरम खान ने ही पाला था। तो अकबर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था बैरम खान का। तो अब 1556 से लेके और 1560 तक 4 साल बैरम खान इन 4 सालों में शासन करेगा। तो इन 4 सालों में जो वास्तविक शासक होगा, वास्तविक शासक वो बैरम खान होगा। अब बैरम खान जो था वो थोड़ा सा क्रूर था, अपने धर्म के प्रति और बाकी चीजों के प्रति अंधा था, जबकि अकबर को जो भगवान ने या अल्लाह ने बुद्धि दी वो थोड़ी सॉफ्ट दी। तो जब तक वो इन 4 साल बैरम खान के संरक्षण में रहा, वो बैरम खान की बातों को मानता रहा। लेकिन कुछ बातें जब ये 14-15 साल का होना शुरू हुआ, और शाहजहां बादशाह था, तो बादशाह था तो इसका बैरम खान से विवाद भी होना शुरू हुआ। जब विवाद होना शुरू हुआ, ये बच्चा था तब तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा और लगभग 18 साल का हुआ यहाँ तक आते आते, तो उस समय बैरम खान से इसके विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए, और बैरम खान शासन पे अपनी चलाने लग गया, जबकि अकबर अब
बड़ा हो रहा था। तो उसने बैरम खान को 1560 में एक प्रस्ताव उसके सामने रखा कि खान बाबा आप जो है बूढ़े हो चुके हैं और आप अब इसको रियासत को ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं संभाल पा रहे और आपके और मेरे विचार एक जगह मिलते नहीं हैं। खास तौर से इसके पीछे जो हाथ था वो था अकबर की धाय माँ का। अकबर की एक धाय माँ थी, धाय माँ का मतलब जिसने उसे पाला था, क्योंकि अकबर की माँ जो थी हमीदा बानो बेगम वो तो इधर उधर रहती थी, तो अकबर का बचपन जो पाला गया था वो एक दूसरी लेडी ने पाला था जिसे धाय माँ बोलते थे, माहम अंगा। तो अकबर को इसने पाला था माहम अंगा, और माहम अंगा की एक बेटी थी जीजी अंगा। तो जीजी अंगा, माहम अंगा और जीजी अंगा का हस्बैंड था। इन तीनों का बहुत ज्यादा प्रभाव था अकबर के ऊपर। इन्होंने यहाँ अकबर को भड़काना शुरू करा, क्योंकि इन तीनों की बैरम खान शासन में नहीं चलने देता था। बैरम खान और ये गुट अलग है। अब अकबर इसको भी मानता है क्योंकि इन्होंने पाला है, वो उसकी बहन है, अकबर इसको भी मानता है। लेकिन 18 साल तक आते आते इनका प्रभाव अकबर पे इतना पड़ गया कि इन्होंने अकबर को भड़का दिया कि बैरम खान से सत्ता छीनो, और बैरम खान कुछ नहीं है, वो तुम्हें चलाने ही नहीं देता अपनी, तो तुम किस बात के बादशाह हो। अब अकबर भड़क गया। अकबर ने बैरम खान को कहा कि या तो आप शासन में भागीदार बनिए, लेकिन जो मैं कहूंगा वो होगा, या तो आप ये करिए, अदरवाइज मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो आप सक्रिय राजनीति से संन्यास लेके शांति से बैठिए, आपके खाने पीने का परिवार का इंतजाम हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और या आप मक्का मदीना चले जाइए, मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाओ। अब बैरम खान क्योंकि शासन में ताकतवर था, अब उसे ये बात तो गवारा नहीं हुई कि भाई मैं शासन में बैठूं और खाली हाथ बैठूं तो दूसरे लोग मेरे पे हंसेंगे कि कभी तो इतना ताकतवर हुआ करता था और कभी खाली बैठ गया। तो बैरम खान ने दूसरा रास्ता चुना, और बैरम खान ने कहा 1560 में कि बैरम खान कहाँ की यात्रा पर जा रहा है, मक्का मदीना। तो 1560 का जो सन है उसे आप कहेंगे ये सन है बैरम खान का पतन। बैरम खान का पतन मतलब बैरम खान के हाथों से शासन ले लिया गया। बात आई समझ में कहानी? बैरम खान के हाथों से शासन ले लिया गया, बैरम खान के हाथों से शासन ले लिया गया, और बैरम खान 1560 में किसकी यात्रा पर चले, मक्का मदीना। तो बैरम खान ने स्वीकार करा कि ठीक है मैं शासन छोड़ रहा हूं, क्योंकि इज्जत होने से तो फायदा नहीं है। तो उसने ये कोशिश नहीं करी कि मैं अकबर को मार दूं और शासन ले लूं जैसे सल्तनत में होता था, वही सल्तनत में यही तो होता था। लेकिन बैरम खान ने ये नहीं किया। बैरम खान ने कहा ठीक है आप शासन ले लो, और वो जो है मक्का मदीना की यात्रा पर चला गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि बैरम खान के जो दुश्मन थे उन्हें मौका मिल गया बैरम खान को मारने का। तो जब ये मक्का मदीना होकर जा रहा था तो गुजरात में पाटन, गुजरात में एक जगह पड़ती है पाटन, यहां पर इसकी हत्या हो गई बैरम खान की। तो बैरम खान की हत्या करने वाला कौन था? बैरम खान की हत्या करने वाला कौन सरदार था जिसने बैरम खान की हत्या करी थी गुजरात में पाटन में? लिखो, बैरम खान की हत्या गुजरात में पाटन में, बैरम खान की हत्या गुजरात में, कहां पर? गुजरात में पाटन में मुबारक खां के द्वारा कर दी गई। मुबारक खां, एक सरदार हुआ करता था मुबारक खां, तो मुबारक खां के द्वारा कर दी गई। और ये बात है 1561 की। कब हुई हत्या? 1561 में हत्या हुई है, 1561 में हत्या हुई है। तो यहां पर 1560 तक ये कहा जाता है कि बैरम खान का पतन हो गया। क्या हो गया भाई? बैरम खान का पतन। तो शुरू के 4 साल ये किसके एक तरह से संरक्षण में कार्य करता रहा? बैरम खान के। बैरम खान ने संरक्षण दिया, और बैरम खान के पतन के बाद इसने शासन संभाला। अब सुनिए गौर से, 1560 के बाद 1562 तक इस पर अकबर पर प्रभाव रहा इन लोगों का, क्योंकि इन्हीं की वजह से अकबर ने बैरम खान को निकाला था। तो अकबर जब इन लोगों का प्रभाव रहा तो 1560 से 1562 2 साल यहां अकबर संरक्षण में रहा है। किसके? तो आप कहेंगे महिला सरकार, महिला सरकार या लेडीज
सरकार, या एक नाम बड़ा अजीब सा इसे इतिहासकारों ने दिया है, पेटीकोट सरकार। भाई अजीब सा है, पढ़ना तो पड़ेगा, क्या करें। पेटीकोट सरकार कितने साल चली? 2 साल। और अकबर किसके संरक्षण में रहा? महामंगा और जीजीअंगा। किसके संरक्षण में अकबर रहा है? महामंगा और जीजीअंगा। तो ये 2 साल अकबर के जीवन के लेडीज सरकार के रहे, जिनमें अकबर अपनी धायमा महामंगा और जीजीअंगा के संरक्षण में शासन करता रहा। ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूं। होता यह था कि जो सल्तनत या बादशाह होते थे, उनमें जो जेंट्स के रहने की जगह होती थी वो अलग होती थी, और महिलाओं के रहने की जो जगह होती थी वो अलग होती थी। तो जो महिलाओं की रहने की जगह होती थी ना, उसे हरम बोला जाता था। हरम। तो जहां लेडीज रहती हैं केवल, वहां कोई जेंट्स नहीं जा सकता था, उसे क्या बोलते थे? हरम। तो हरम दल यानी कि जो महिलाओं के रहने की जगह है। तो अब ये जो 2 साल है 60 से 62 तक, ये कौन से हैं? या आप कहेंगे हरम दल की सरकार है, या आप कहेंगे महिला सरकार है, सारे नाम। तो 1562 में जब अकबर को थोड़ी अकल आई और उसे लगा कि ये भी मेरा पागल बना रहे हैं, तो खास तौर से ये बात तब की है जब अकबर थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसने थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करा। तो उसने यहाँ इनको भी मना कर दिया 1562 में। उसने इनको भी ये कहा कि आप लोग अपना बस अल्लाह में ध्यान लगाओ और राजनीति में हस्तक्षेप मत करो, राजनीति में करोगे तो फिर बुरा होगा। तो यहाँ पर खत्म हो जाती है 1562 में कौन सी सरकार? हरम दल की सरकार। तो आपको कोई ये पूछे कि अकबर को हरम दल से मुक्ति कौन से सन में मिली? 1562। या हरम दल या लेडीज सरकार को अकबर ने कब समाप्त कर दिया? 1562 में कर दिया। क्लियर है बात? तो हरम दल से मुक्ति मिल गई 1562 में। और जब हरम दल से 1562 में मुक्ति मिल गई, तो 1562 में ही अकबर ने एक बहुत बढ़िया काम करवाया, जो कि अब यहां से शुरुआत होती है अकबर के वास्तविक शासक बनने की। माहम अंगा, ठीक है, और जीजी अंगा। क्लियर हुआ? तो 1562 में ही हरम दल से मुक्ति के बाद अकबर ने क्या ऑर्डर निकाल दिया कि भाई जब हम किसी पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके हम बाकी लोगों को मार देते हैं और कुछ को बंदी बना लेते हैं युद्ध में, और उन्हें युद्ध बंदी बना के दास बना लिया जाता है, और दास बना के उन्हें बेचा जाता है, या दास बना के उन्हें अपने कंट्रोल में करा जाता है। तो उसने कहा कि अब से कोई भी युद्ध होगा तो युद्ध बंदियों को दास नहीं बनाया जाएगा। क्या कहा अकबर ने? युद्ध बंदियों को दास नहीं बनाया। तो यहीं पर 1562 में अकबर ने दास प्रथा बंद करवा दी। तो दास प्रथा पर रोक लगवा दी अकबर ने 1562 में। 1562 में अकबर ने किस पर रोक लगवा दी भाई? दास प्रथा पर रोक लगवा दी। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगवा दी। क्लियर हुआ? 1563 में अकबर ने एक और बढ़िया काम किया, जो उसकी राजपूत नीति और हिंदू नीति के लिए बड़ा बढ़िया रहा, क्योंकि इसकी राजपूत नीति और हिंदू नीति बाकी सबसे अलग थी। 1563 में इसने जजिया कर पर रोक लगवा दी। जजिया कर पर रोक लगवा दी, तो जजिया को बैन करवा दिया। तो जजिया कर पर रोक लगवा दी। पक्का? तो मुगलों में पहला बादशाह अकबर है जिसने जजिया पर रोक लगवाई है। लेकिन यह बात गलती से भी भूलना मत, इससे पहले मैंने कश्मीर में एक शासक पढ़ाया है, जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन जो कि इससे पहले आ गया था, और उसने जजिया पर रोक लगवा दी थी कश्मीर में। लेकिन ये किसका शासक हुआ? मुगलों का। और सल्तनत में ऐसा कोई नहीं है, सल्तनत में सबने जजिया लिया है। चलिए, उसके बाद 1563 में जजिया कर पर नहीं, सॉरी, थोड़ा रुको 1563, इसे 63 को 64 कर लेना, बस 63 को 64 कर लेना भाई। 1563 में एक और काम हुआ था, 1563 को 64 कर लो। हाँ, जजिया तो धार्मिक कर होता है ना बेटा, जो गैर हिंदू गैर मुस्लिमों पे लगता था। 1564 में जजिया पर रोक लगवाई,
इससे पहले 1563 में आप लिख लो, तीर्थ यात्रा कर पर रोक, तीर्थ यात्रा कर पर रोक, तीर्थ यात्रा कर। जो उस समय हिंदू तीर्थयात्री होते थे, जब वो घूमने जाते थे इधर उधर, तो उन्हें तीर्थ यात्रा कर लेना दिया जाता था उनसे। यानी कि अपने भगवान के दर्शन के लिए भी अगर आपको जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अकबर क्या, क्योंकि नीति थोड़ी सी ये थी कि भाई अगर कोई अपने भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है या अपने ईश्वर से मिलने जा रहा है तो उसे पैसा देने की क्या जरूरत है। तो अकबर ने 1563 में पहले लगवाई तीर्थ यात्रा कर पर रोक, और 1564 में जजिया। बेटा अकबर को किले की दीवार पे कब बैठा दिया? वो तो मैंने कल ईंट के सिंहासन पे वो अराज्याभिषेक बताया। मुझे दिखाना लाके, मुझे लाके दिखाना कहां पड़ा है। हाँ जी, तो 1563 में क्या हो गया, जजिया कर पर रोक लगा दी गई। पक्का? आगे अब अकबर इस बीच में अपनी जो बाकी विजय है, अरे बातें नहीं, जो बाकी विजय है उन विजयों पे काम करता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस बीच में जो समय आया उस समय में अकबर बाकी काम करता रहा, युद्ध में व्यस्त रहा। अभी मैं केवल उसका सामाजिक जीवन पढ़ा रहा हूं, युद्ध बाद में पढ़ाऊंगा। तो 1571 में इसने एक नगर बसवाया, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई 1571 में। आगरा के पास एक नया नगर बसाया, आगरा के पास एक नया नगर बसाया फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवा के फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई 1571 में, उसे अपनी राजधानी बनाया गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया गया। अब यहीं पर मैं एक युद्ध बता रहा हूं, आगे बता दूंगा इसको। वैसे 1573 में अकबर ने गुजरात विजय करी। 1573 में अकबर ने कौन सी विजय करी? और गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में, गुजरात को जीतने के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। 1573 में फतेहपुर सीकरी को जीतने के उपलक्ष्य में इसने क्या बनवाया? सॉरी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया बुलंद दरवाजा। कब की बात है? 1573 74, 73-74। दरवाजा बनने में कोई एक ही दिन थोड़ी लगेगा, तो बहुत बड़ा एक दरवाजा है, तो 1573-74। चलें जी आगे। अब जब इसने बुलंद दरवाजा बनवा दिया, तब तक अकबर काफी विजय लड़ चुका था, समय था इसके पास। तो 1575 में इसने ये कहा अपने बाकी सब धर्म गुरुओं से कि भाई क्यों ना हम एक ऐसी जगह बनाए जहां पे आप और मैं डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन होगा हमारे धर्म के ऊपर। तो इसने 1575 में इबादत खाना बनवाया, और कहां बनवाया? वहीं बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। तो 1575 में इसने इबादत खाना बनवाया। क्या है इबादत खाना, मैं बताऊंगा, पहले तुम लिख लो। तो 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी में ही करवाया। ये भी फतेहपुर सीकरी। अभी
इबादत खाना क्या है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो इबादत खाना क्या था भाई? इबादत खाना मैं यहां पर लिख रहा हूं, इबादत खाना एक धर्म संसद थी। क्या थी इबादत खाना? एक धर्म संसद। यानी कि इबादत खाने में शुरुआत में मुस्लिम धर्म गुरु, ध्यान करना, 1575 में जब इबादत खाना बनवाया गया तो इसने केवल मुस्लिम धर्म गुरुओं को, सूफियों को आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि आप आइए और धर्म के बारे में मुझे समझाइए। फिलोसफिकल चीजें धर्म के बारे में जानना चाहता था। जब ये 3 साल लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से धर्म के ऊपर चर्चा करता रहा और इसे लगा कि यार तुम 3 से एक ही जैसी बातें बताए जा रहे हो, कुछ भी तुम्हारे पास नया है ही नहीं बताने के लिए, तब इसने ये कहा 1578 में आकर कि भाई अब इबादत खाने में, अभी तक तो केवल मुस्लिम आते थे और मुस्लिम धर्म गुरु ही आ सकते थे, तो 1578 में इसने सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाने में बुलवाना शुरू कर दिया। यहां से अकबर की बुराई होनी शुरू हो गई। यहां से अकबर मुस्लिम धर्म गुरुओं की नजर में खटक गया। तो 1578 में उसने सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाने में बुलवाना शुरू कर दिया। 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को इबादत खाने में बुलवाना शुरू कर दिया। इबादत खाने में बुलवाना शुरू कर दिया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इबादत खाने में जब सब धर्मों के लोगों को बुलवाना शुरू कर दिया और सभी धर्मों के ऊपर चर्चा होने लग गई, तो मुस्लिम लोगों ने तो इसका बहुत विरोध करा कि भाई इसका मतलब आपको अपने धर्म पे विश्वास नहीं है, आपको अपना धर्म कमजोर लगता है, बाकी धर्म अच्छे लगते हैं। तो यहां से अकबर को काफिर भी कहना शुरू करेंगे लोग। तो दूसरी बात यह है कि कौन सा दिन निश्चित था जिस दिन अकबर समय निकालता था और सभी धर्मों के लोग इबादत खाने में आके उससे चर्चा किया करते थे? कौन सा दिन था वो जिस दिन इबादत खाने में चर्चा होती थी? तो आप दिन कहेंगे बृहस्पतिवार का था, यानी थर्सडे को। किस दिन भाई? थर्सडे को इबादत खाने में धर्म के ऊपर चर्चा हुआ करती थी। तो कौन सा दिन धार्मिक चर्चा के लिए कौन सा दिन निश्चित किया गया था? बृहस्पतिवार। धर्म गुरुओं के लिए चर्चा को आमंत्रित करता था। अब क्वेश्चन आता है भाई हिंदू कौन कौन थे जो इस इबादत खाने में गए और जिन्होंने अकबर से चर्चा करी? तो अगर हम 2-4 के नाम लिखें तो हिंदुओं में जो इसने बुलाए थे धर्म गुरु, एक थे उनमें पुरुषोत्तम और एक थे उनमें देवी। तो देवी और पुरुषोत्तर नाम के 2 धर्म गुरु थे हिंदुओं के जो इबादत खाने में चर्चा में भाग लेते थे। क्या नाम है? देवी और पुरुषोत्तम। सभी धर्मों के लोग बुलाए, क्लियर है? हिंदुओं में कौन है? देवी और पारसी कौन कौन है? जो पारसी धर्म के लोग इसने बुलाए थे। कौन? एक तो पारसियों के नाम आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई पारसी कौन कौन थे? हाँ, मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा, ये दोनों, मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा। मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा। अब अकबर बहुत ही सॉफ्ट नेचर का था। यह कहा जाता है कि शायद अकबर बाद में नास्तिक हो गया और अकबर ने बिल्कुल मतलब अल्लाह को, ईश्वर को, इन सबको मानना ही बंद कर दिया। अब इन दोनों ने, पारसियों में क्या होता है, पारसी लोग जो है ना सूर्य की पूजा करते हैं। पारसी लोग किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की। तो जब सूर्य की पूजा करते हैं पारसी लोग, तो मेहर जी राणा, दस्तूर जी राणा ने अकबर को बताया कि अगर हम सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, दिमाग भी ठीक रहता है, बीमारियां नहीं होती। तो अकबर ने इन दोनों से ही क्या सीखा? सूर्य नमस्कार करना।
और अकबर सूर्य नमस्कार हर सुबह करने लग गया। और मुस्लिम धर्म में और सूर्य नमस्कार, तो ये तो भाई बादशाह है, इसके खिलाफ तो कोई कुछ बोला नहीं। चौही दीवान में पीछे पीछे बात करते थे, कोई और होता तो गर्दन कट जाती। तो यहीं से अकबर के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि इसने मुस्लिम धर्म त्याग दिया है, अब ये काफिर हो गया है। क्या हो गया है अकबर? काफिर। तो अकबर ने मेहर जी राणा और दस्तूर राणा से सीखा सूर्य नमस्कार करना।